नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन के कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हम करेंगे चर्चा अपने उन संवाददाताओं के साथ जिन्होंने दिन भर रखी है इन बड़ी खबरों पर पैनी नजर। शुरुआत कर लेते हैं संसद से जुड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। लोकसभा में देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ड्रग्स के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की एनसीबी पूरे देश में जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि अंतर्राज्यीय जांच करने की आवश्यकता है तो एनसीबी के साथ साथ एनआईए प्रत्येक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह के मामले में यदि जांच देश के बाहर की जानी है तो एनआईए इस काम में भी राज्यों को मदद कर सकती है। एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष की ओर से पैदा गतिरोध आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही में देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में विरोध किया, जिसके चलते 11:11 पर लोकसभा को करीब 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत मंगलवार को शुरू हुई चर्चा आज फिर से जारी रही। हालांकि सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। उधर राज्यसभा में कार्यवाही बिना किसी बाधा के चली और लोकसभा में तवांग मुद्दे पर कार्यवाही बाधित करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की आलोचना की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि नकली कांग्रेस को बीच बीच में महात्मा गांधी याद आते हैं, ये अच्छी बात है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, हमने क्या खोया था, नेहरू जी के कारण कितनी जमीन हमने खोई थी, कितना पाया था। इन्हें इसकी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है। ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को व्हाटएवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एंड हाउ ही सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड ओल्ड लीडर पंडित नेहरू, what we have lost and what we have gained, let them study first, and how we lost the permanent membership UN Security Council, that also let them study, and after that if they go and sit, and Mahatma Gandhi ji will definitely give them a wisdom.
और कैसा रहा संसद का आज का दिन और कौन से मुख्य रूप से कामकाज हुए या हो रहे हैं, राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संसद भवन से हमें जानकारी देने के लिए। राजेश, एक अच्छी बात राजेश मैं ये देख रहा हूं कि इन दिनों चाहे शुरुआती बाधा होती है कभी तवांग के मुद्दे पर, कभी खड़गे जी के बयान के मुद्दे पर, लेकिन उसके बाद फिर संसद पूरे दिन अच्छी तरह से चलता है। आज कौन कौन से मुख्य रूप से कामकाज हुए राजेश? देखिए, आज जो है वो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि छिटपुट जो शोर शराबे हैं या हंगामे हैं कई मुद्दों को लेकर वो शुरुआती दौर में होते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद हाउस की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चलती है और ये आपने कई दिनों से आपने भी महसूस किया और हम सब भी देख पा रहे हैं। तो उसी तरह से छिटपुट जो चीज़ें हैं, राहुल गांधी के बयान को लेकर, तवांग के मुद्दे को लेकर, और फिर मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को पत्र लिख दिया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग मास्क लगाए हुए बिना मास्क के चल रहे हैं उस पर उन्होंने उनको पत्र भी लिख दिया है और उन्होंने मीडिया से आकर के बातचीत भी करी और कहा भी कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग पैदल चल रहे हैं कई किलोमीटर तक, उनको मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का प्रभाव जो है कई देशों में देखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन जो छुटपुट जो मुद्दे हैं इसके अलावा कहीं ना कहीं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो स्मूथली चलती रही। कई विधेयक जो हैं वो राज्यसभा से और लोकसभा से पारित भी हुए। आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से ड्रग्स के मसले पर जो उनका जोरदार स्पीच रहा पार्लियामेंट के भीतर, कि उन्होंने ये कहा भी कि जो नशे की आगोश में जाने वाले लोग हैं उनके साथ सहानुभूति रखने की जरूरत है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नशे की चपेट में कोई युवा आता है तो उनके साथ सहानुभूति का भाव दिखाया जाना चाहिए, लेकिन जो ड्रग्स का कारोबार करता है उसके साथ किसी भी तरह की सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के व्यापारिक संबंध जो हैं वो सीमा क्षेत्रों से नहीं होने की बात उन्होंने कही और उनका जो स्पीच था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद से प्रेरित नजर आ रहा था और ड्रग्स के मामले में ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने और उनको कठोरतम जो है सजा दिए जाने का प्रावधान किए जाने की बात जो है वो लगातार सदन के भीतर करते रहे। वहीं राज्यसभा में भी जो जल दस्युता रोधी विधेयक है वो पारित हो गया और उस पर भी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने सख्ती दिखलाने की बात जो है वो सदन के भीतर की है। जो बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने कहा भी कि यह जो कानून जो है नया कानून जो समुद्र को लेकर जो आएगा वह कानून कहीं ना कहीं लोगों को किनारा भी लगाएगा और एक सख्त कानून के रूप में इसे जाना जाएगा। तो हम कह सकते हैं लालचंद की छिटपुट जो चीजें हैं उसके अलावा सदन की कार्रवाई जो है वो स्मूथली चल रही है। सदन के भीतर लोग आ भी रहे हैं और प्रधानमंत्री की पहले दिन की जो अपील थी उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि जो युवा सांसद हैं वो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और इस समय दोनों सदनों में क्या कौन से विधेयक या कौन से विधायी कार्य चल रहे हैं राजेश? राज्यसभा में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने चर्चा का जवाब दिया। जो जल दस्युता समुद्री जल दस्युता विधेयक था, रोधी विधेयक, वो पारित हो चुका है। अब विशेष उल्लेख जो है वो चल रहा है और लोकसभा में ट्राइबल अफेयर्स से जो संबंधित जो विधेयक है उस पर चर्चा जो है वो चल रहा है और वो उम्मीद की जा रही है कि वह विधेयक अब कुछ ही देर में जो है वो पारित हो जाएगा और सदन की कार्रवाई जो है दोनों सदनों में स्मूथली चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों विधेयक जो है दोनों हाउस की फंक्शनिंग जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज संसद परिसर से आज की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब हम रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और ये जो बड़ी खबर है ये दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में हुई भारी गड़बड़ियों की अब परतें खुल रही हैं। शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। ईडी का दावा है कि इस नीति के कारण सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और मुख्य आरोपी को 295 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। साथ ही ईडी ने कहा है कि इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों और नेताओं को भी करीब 100 करोड़ रुपए दिए गए। इस चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा का भी बयान है जिसमें वो साफ बता रहा है कि कैसे वो मनीष सिसोदिया से मिला। दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि वो विजय नायर के जरिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी
के कविता से भी मिला। आरोप पत्र के मुताबिक शराब कारोबारियों ने हवाला के जरिए अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए दिए। क्या कुछ इस चार्जशीट में और है और इसका क्या पूरा ब्यौरा है, क्या कुछ ईडी ने विस्तार से इस चार्जशीट में कही है? नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज, पहले तो चार्जशीट की हाईलाइट ही बताइए, क्योंकि हमने तो बताई कि एक तो सबसे पहले सरकारी खजाने को करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान, दूसरी बात यह कि हवाला के जरिए अधिकारियों और नेताओं को भी करीब 100 करोड़ रुपए, और क्या क्या कुछ खास बातें हैं इस चार्जशीट में? जो बताती हैं कि दिल्ली की जो शराब नीति थी वो वास्तव में एक तरह से चंदा एकत्र करने वाली नीति थी, बड़े पैमाने पर उससे पैसा अर्जित किया गया। अभी आप अगर देखें कि दिनेश अरोड़ा का जो बयान है, दिनेश अरोड़ा दिल्ली के अंदर उसकी कई सारी रेस्टोरेंट की चेन है। दिनेश अरोड़ा एक रेस्टोरेंट के एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिलता है, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। संजय सिंह से जब उनकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात इस लेवल पर पहुंचती है कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को लेकर मनीष सिसोदिया के यहाँ जाते हैं और मनीष सिसोदिया से मुलाकात करवाते हैं। तीनों के बीच में बात होती है और ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो इलेक्शन है, एमसीडी इलेक्शन है, उसके लिए पार्टी को फंड की जरूरत है, पैसा उसके लिए एकत्र करने की जरूरत है। तो दिनेश अरोड़ा अपने कुछ कारोबारियों के साथ एक कह सकते हैं कि एक संगठन टाइप से बनाता है कि ताकि पैसा इकट्ठा किया जाए, और 82 लाख रुपए की जो रकम है वो मनीष सिसोदिया के मार्फत पार्टी फंड में दी जाती है। और उसी समय जब मनीष सिसोदिया से मुलाकात होती है तभी विजय नायर के संपर्क में दिनेश अरोड़ा आता है। और विजय नायर आपको भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड रहे हैं वो, और वो उनकी मुलाकात कराते हैं अभिषेक से, जो कारोबारी है तेलंगाना में। और उसी के मार्फत ये बात होती है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी वो दिनेश अरोड़ा के संपर्क में आती है। तो एक बड़ा गठजोड़ बनता है जो दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक जिसका कारोबार फैला हुआ है। और मेन मकसद था कि जो शराब कारोबारी हैं, अपनी पसंद के शराब कारोबारी हैं, उनको लाइसेंस दिलवाया जाए ताकि वो जहां चाहे दुकान खोल सकें, जिस कीमत पर चाहे दुकान जो शराब है वो बेच सकें। समीर महेंद्रू का नाम, जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं, उनका नाम सामने आता है। समीर महेंद्रू वही हैं जो दिनेश अरोड़ा की जो कंपनी है उसमें 1 करोड़ रुपए भेजते हैं, जिसकी कह सकते हैं कि जानकारी ईडी ने न्यायालय को भी दी है और ये सबूतों के तौर पर सामने भी आई है। तो एक बड़ा गठजोड़ था। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी आपने देखा होगा कि जिसमें ये कहते हुए पाए जाते हैं एक शराब कारोबारी के पिता कि आप एक मुश्त रकम नेता के एक पर्टिकुलर नेता के घर पर पहुंचा दीजिए और आपको जब चाहे जहां चाहे दुकान खोलने की परमिशन मिल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिनेश अरोड़ा जब 82 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए देते हैं तो उसी समय दिनेश अरोड़ा का एक काम अटका हुआ था एक्साइज डिपार्टमेंट में, उस काम को संजय सिंह करवाते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से। तो एक बड़ा गठजोड़ था और जिसके लिए बड़े पैमाने पर न केवल पैसा एकत्र किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी को वो पैसा पहुंचाया जा रहा था और शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा था, और उसका खामियाजा यहाँ की एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार को उठाना पड़ रहा था। जिस गठजोड़ की बात आप कर रहे हैं उसकी तार तो तेलंगाना तक जुड़ती हुई नजर आती है। जो दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया, इसके पहले भी नाम आया था और हमें याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से खास तौर पर मुलाकात की थी। ये जो गठजोड़ है इसका क्या, इसके कैसे तार जुड़े हुए हैं तेलंगाना से इस पूरे मामले के? नीरज, देखिए, तेलंगाना से तार इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जो अभिषेक हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था, अभिषेक भी एक कारोबारी है और उसके भी कई सारे जो कारोबार हैं वो तेलंगाना में चल रहे हैं। हैदराबाद में भी उसके कई सारे कारोबार हैं। अभिषेक जिसका बेटा है, उनका जो सीधा जो लिंक है वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अभिषेक के पिता, तो इस लिहाज से तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उसके काफी करीबी हैं और उसी के तहत जो कविता है वो इनके नजदीक आई है। और तभी कविता की जो मुलाकात है वो दिनेश अरोड़ा, विजय नायर और जो अभिषेक है
उन तीनों में होती है और एक गठजोड़ बनता है कि बड़े पैमाने पर लाइसेंस की फीस जो अपने चहेते जो लोग हैं उनको लाइसेंस दिलवाया जाए दिल्ली में शराब का, और बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो एकत्र किया जाए। तो और उसी के तहत आपने देखा भी होगा कि कई सारे जो शराब के डीलर हैं उनकी लाइसेंस की फीस तक दिल्ली सरकार ने माफ़ कर दी, जिसकी वजह से एक बड़ी जो चपत है वो राजस्व को लगी थी। तो ये एक बड़ा गठजोड़ था और अभी धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं। हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया इससे अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी दोनों ही एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सारे जो सबूत हैं वो एकत्र कर रही है जांच एजेंसी, और उम्मीद की जा रही है कि आगे जो सप्लीमेंट चार्जशीट दी जाएगी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम आएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वैसे कोई ठोस सबूत होंगे तो ज़रूर उनका भी नाम आएगा, और अगर नहीं होंगे तो उनका नाम नहीं डाला जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमसे जुड़े थे कि किस तरह से ईडी ने जो दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला है उसमें चार्जशीट दाखिल किया और उसमें क्या कुछ खास बातें कही गई हैं। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। आज की ये एक और बड़ी खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एक ट्वीट में मनसुख मांडविया ने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। मांडविया ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और इस बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में अब समीक्षा बैठक होगी और बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय लेगा कि क्या और कदम उठाए जाने हैं। कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, जो कि हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। नितेंद्र, और सबसे पहले तो यही बताइए, कई तरह की चर्चा है, जैसे कि बात यह भी हो रही है कि हवाई अड्डे पर रैंडम चेकिंग की जा रही है या कुछ और सलाह मास्क के बारे में दी जा रही है। हमने अभी वीके पॉल की बात सुनी। क्या आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया इस बैठक के बाद कि किस तरह की सावधानी या किस तरह की जांच या कोई गाइडलाइन इस तरह का दिया गया इस बैठक के बाद? देखिए, दो तीन मोटी बात है इस बैठक के बाद। पहली बात है कि जो गाइडलाइन है वो पहले से जारी है। ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि गाइडलाइन नहीं थी, तो पहले की ही गाइडलाइन अभी भी इफेक्टिव है, प्रभावी है। तो मास्क लगाना है। मास्क जब आप सार्वजनिक जगह पे जाते हैं या बंद कमरे में कई लोग रहते हैं तो मास्क तब भी लगानी थी और अब भी लगानी है और आगे भी लगानी है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात है कि निगरानी बढ़ाने के बाद तो पहले से भी निगरानी रखी जा रही थी, तभी हम देख रहे हैं कि 120 150 जो भी केस औसतन आता है या साप्ताहिक रूप से 12,000 जो केस आ रहा था वो निगरानी तंत्र का ही नतीजा है। अहम बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में और सतर्कता बरती जाएगी। जितने भी केस आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और पूरे देश भर में इस तरह के नेटवर्क है, ताकि ये देखा जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिन लोगों का लक्षण है, क्योंकि जाड़े का सीजन है तो कई लोगों को सर्दी जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा, ऐसे लोग जरूर अपनी जांच कराएं। तो जरूरी नहीं कि वो कोविड होगा, हो सकता है कुछ और भी हो, सीजनल इन्फ्लुएंजा भी हो। साथ ही साथ एयरपोर्ट पे जहां तक रैंडम सैंपलिंग की बात है तो वो भी हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनको रैंडम उनको एक तरह से रोक करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि ये पता चले। और ये पहले से भी होता रहा और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा।
सबसे बड़ी बात डॉक्टर वीके पॉल ने ये कहा कि जो लोग अभी प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं, चाहे 18 साल से ऊपर के हो या 60 साल से ऊपर के हो, वो जरूर लगा ले। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। सतर्कता रखें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड हमारे आसपास है। जहां तक ये चाइना वाले वेरिएंट की बात है, इसमें डॉक्टर वीके पॉल ने एक्सक्लूसिव हम लोगों से बात, डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि 4 केस इसके डिटेक्ट हुए हैं भारत में, और जुलाई से ही है। जुलाई में पहला केस आया था, सितंबर में 2 केस था, 1 नवंबर में केस था, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिला देश में। तो इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो वेरिएंट हमारे देश में है। ठीक है। अच्छा, वो वेरिएंट अगर हमारे देश में है, लेकिन जिस तरह से कि चीन में उसने कहर ढाया हुआ है, इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश भी उसकी चपेट में है, तो इसको देख करके क्या अतिरिक्त सावधानी या कोई अतिरिक्त तैयारी की भी बात हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में, नितेंद्र? जी बिल्कुल। देखिए, उच्च स्तरीय इस बैठक में अतिरिक्त तैयारी में यह है कि सर्विलेंस को और बढ़ाना है, हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। एयरपोर्ट का जैसा है कि वो रैंडम सैंपलिंग होगी। साथ ही साथ जिन लोगों में लक्षण दिख रहे हैं वो जरूर अपना टेस्ट कराएं, यानी टेस्ट और ट्रीट और ट्रेस और जो वैक्सीनेशन है, जो हमारी 5 सूत्री रणनीति है, उसको प्रभावित तरीके से अमल करें और मास्क जरूर लगाएं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन मास्क प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। तो भीड़ भाड़ में जब जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, या बंद कमरे में हो तो मास्क लगाएं। तो सर्विलेंस बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है, सरकार निगरानी पर कर रही है। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि हर हफ्ते इसको लेकर एक समीक्षा बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में होगी। स्वास्थ्य मंत्री खुद उसका रिव्यू करेंगे और जैसी भी जरूरत होगी उसके अनुसार आगे कदम स्वास्थ्य मंत्रालय उठाएगा, और जरूरी जिस तरह के दिशा निर्देश की जरूरत होगी वैसे दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। अच्छा, कल खासतौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए थे। क्या आज की बैठक में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ और निर्देश देने या कुछ और गाइडलाइन पर कोई चर्चा? जी बिल्कुल। जीनोम सीक्वेंसिंग पर ज्यादा फोकस था, वैक्सीनेशन पे ज्यादा फोकस था। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 स्तर पे हो रहा था। एक तो कम्युनिटी लेवल पे हो, दूसरा सीवर के भी सैंपल लेकर के उसकी जांच करने की बात हो रही थी। तो उसमें यह है कि देखा जाएगा कि कहीं सीवर में तो कोई केस नहीं है। अगर जिस एरिया में सीवर में पाया जाता है तो उस पूरे एरिया को के लोगों को एक तरह से चेक करके देखा जाएगा कि उनमें कोई सिम्टम तो नहीं है, वहां पे सर्विलेंस रखा जाए। तो इस तरीके से जो मैपिंग होती है, उस मैपिंग को और प्रभावी बनाने के लिए कहा गया है। राज्यों से कहा गया कि आप ज्यादा विजिलेंट रहे, जिला प्रशासन एक्टिव रहे, जो एनसीडीसी की टीम है जो सर्विलेंस पे लगी रहती है पूरे देश भर में, उनके जो अधिकारी कर्मचारी है वो भी एक्टिव रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैक्सीन जिनका छूट गया है, प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं किसी कारणवश, वो जरूर ले ले। और खासतौर पर बुजुर्गों को एहतियात बरतने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए कहा गया है। और जो लोग हाई रिस्क ग्रुप के आते हैं, चाहे गंभीर बीमारी से हो, उन पे निगरानी रखने की जरूरत है, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही हम लोग एक बात और दोहरा देते हैं जो डॉक्टर वीके पॉल ने कही कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहिए, सावधानी बरतिए, लेकिन पैनिक की स्थिति ऐसी कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़े थे, जो कोविड की स्थिति को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक हुई उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ आज की खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।